नमस्कार छात्रों, हम सभी सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। इस केस में हमने दोनों को वोलाटाइल सॉल्यूट लेकर चले थे, उनसे रिलेटेड ग्राफ ये लेक्चर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वेपर प्रेशर के जो कर्व हैं ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ऐसे सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है। अभी तक हम जितने भी सॉल्यूट ले रहे थे या जो भी एग्जांपल ले रहे थे उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को वोलेटाइल मानकर ले रहे थे। वोलेटाइल का मतलब होता है जो हीट करने पर इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और अब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। इट मीन्स it cannot convert into vapor by heating. So in this case only solvents is capable to convert into vapor after heating. अब ऐसे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वो हमारे पास हैं कौन कौन से। तो उन सॉल्यूटों की अगर हम देखें तो जनरल वे में हमें शुगर, यूरिया, सॉल्ट ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक तरह से हम शुगर, यूरिया या सॉल्ट के सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। सॉल्वेंट के केस में अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम उसको वाटर रेज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस केस में जो प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो भी आएगा वो होगा पी नॉट। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। और इस टाइम पर इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1, क्योंकि ये प्योर है और प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन आपका हमेशा 1 होता है। और प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसे हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। नॉट लग गया तो इसका मतलब हो गया कि वो उस सॉल्वेंट या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, जब उसके साथ किसी और को हमने मिक्स नहीं किया है। लेकिन जब हम इसी प्योर लिक्विड में कुछ अमाउंट शुगर या यूरिया ऐड कर देते हैं तो उस केस में हमारा ये सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 100% 1 से क्या हो गया होगा? कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। और जब मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ रखे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन कम होने से सीधा सीधा आपका वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 1 था और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 है, तो यहाँ पे अब उसी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो गया होगा? लेस देन प्योर वेपर प्रेशर हो गया होगा। ठीक है, तो पी नॉट जितना भी होगा उससे अब जो यहाँ का प्रेशर है पी वो क्या है? लेस है। इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अब वेपर में तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, साथ ही साथ उसने उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को भी डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इनडायरेक्टली वो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है। कहने का मतलब अब उतना ही वॉल्यूम अगर आप लेकर चलते हैं तो आपका, या आप उस वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर लेते हैं। वॉल्यूम से मतलब नहीं है आपका, क्योंकि वॉल्यूम का तो वेपर प्रेशर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। वेपर प्रेशर के साथ जो रिलेशन है वो आपका किसका आता है? वो आता है आपके मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जहाँ कम होगा वहाँ वेपर प्रेशर कम होगा, जहाँ मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया है इसलिए जो वेपर प्रेशर है P वो भी पी नॉट से क्या है? कम है। तो इतना हम समझ गए कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो 100% उसका वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। इफ़ एनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट then vapor pressure of solvent gets lowered।
ये 100% ट्रू है फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हैं तो 100% जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो प्योर फॉर्म से कम होना ही होना है। अब अगर यही हम इसमें आपका अप्लाई कर देते हैं राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करके देखेंगे तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर फॉर्म की वेपर प्रेशर की मल्टीपल के इक्वल होता है। तो ये कोई लिक्विड था या कोई सॉल्वेंट था, उसका मोल फ्रैक्शन ले लिए हम सॉल्वेंट का, और हमने उसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में उसके इनिशियल वेपर प्रेशर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर हम एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट करेंगे, एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट, ठीक है, एक्स सॉल्वेंट को अगर हम एक्स ए ले लेते हैं तो और सॉल्यूट को एक्स बी ले लेते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है सॉरी। तो अब हम एक्स ए यानी कि सॉल्वेंट को एक्स बी के जब टर्म में लिखेंगे तो वो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा या 1 माइनस एक्स सॉल्यूट हो जाएगा। तो वही सब चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले में एक्स सॉल्यूट सॉल्वेंट है, हम उस एक्स सॉल्वेंट की जगह पर पुट कर देंगे आपका 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, ठीक है। ये इसकी जगह हमने पुट किया है। कहाँ से आया ये, एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट इक्वल टू 1। अब जब बात ये सब क्लियर हो गई हमारी, तो अब हमें ये देखना है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए पी नॉट से, तो जैसे ही आप पी नॉट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स सॉल्यूट है मल्टीप्लाई में, हम उसके रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपकी इक्वेशन इजीली बन जाएगी। आप पी नॉट पी जो सॉल्यूट है उसको आप दूसरी तरफ ले जाइए और पी लिक्विड को इस साइड ले आएंगे, तो पी नॉट माइनस पी लिक्विड डिवाइड बाई पी नॉट, आपका ये वाला आपका फॉर्म आ जाएगा। अब ध्यान रखना है कि ये जो पी लिक्विड है वो सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर है। पी नॉट क्या है, इनिशियल वेपर प्रेशर, और पी लिक्विड क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्योंकि अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट ही हम लोग इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ आपका सॉल्यूट तो है ही नहीं, सॉल्यूट का तो वेपर बनना ही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इसको एक्स सॉल्वेंट तक लिखा। सपोज करिए कि अगर सॉल्यूट का ही वेपर प्रेशर बनता तो हम थोड़ा सा उसमें और ऐड कर देते और यहाँ पे लिखते प्लस, इधर नहीं इस तरफ लिखते प्लस एक्स सॉल्यूट इनटू पी बी नॉट, ठीक है। मान लेते हैं सॉल्यूट का प्रेशर ले लेते हैं तो सॉल्यूट का प्रेशर क्या हो जाता है, पी बी नॉट, इस तरह से करते, और मोल फ्रैक्शन का क्या आ जाता है, 0 आ जाता। तो इस 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ होता तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के टर्म में लिखा गया क्योंकि लिक्विड जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें सॉल्वेंट तो है वेपर में, क्योंकि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही, लेकिन सॉल्यूट के केस की बात करते हैं तो सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है तो वहाँ उसके वेपर प्रेशर में तो कोई बात ही नहीं होती। तो जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ओवरऑल 0 ही रहेगा। इसलिए सिर्फ इतना ही नोट किया गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब इस फॉर्म में जो अपर टर्म है पी नॉट माइनस पी लिक्विड या पी, उसको कहेंगे लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरे टर्म को इसको बोलेंगे रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हुए कर देंगे अगर हम इसे, तो ये परसेंट डिक्रीज शो करने लगेगा वेपर प्रेशर में। भाई ये है तो पी नॉट माइनस, जो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है, ये रिलेटिव लोबरिंग है। लोबरिंग मतलब डिक्रीज है किसका, वेपर प्रेशर का। और उसी डिक्रीज में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर पूछते हैं और कभी कभी पूछते हैं परसेंट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। परसेंट डिक्रीज
बस कुछ नहीं है, जो भी आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आता है उसी में आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर में। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये यहाँ से आपका फॉर्म आ गया है कि जो वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा ही होगा। अब चीज़ों को समझना है। अब आप देखिए इधर, अगर हम उसी फॉर्म को फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आप यहाँ पे, अब देखते हैं रियल सॉल्यूशन। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो आइडियल सॉल्यूशन के केस में था। आज हम रियल सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि रियल सॉल्यूशन आपके 3 टाइप्स के हैं। उसमें फर्स्ट है नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन, सेकंड है पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन, और लास्ट है नेगेटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन की। क्या कंडीशन होती है नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन में? यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि एंथैल्पी की मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग देख रहे हैं, और वॉल्यूम देख रहे हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, ये दोनों अप्रॉक्सीमेट 0 होते हैं। आइडियल में 100% 0 रहते हैं, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 0 लेकर चल रहे हैं। 0 नहीं है लेकिन 0 के ही नियरेस्ट है। अब सपोज करते हैं हमारे पास 2 कंटेनर हैं और इन दोनों कंटेनर में ए और बी सॉल्यूशन रखा गया है, वो भी टी टेम्परेचर पर। पहला कंटेनर ये है जहाँ ए सब्सटेंस है और दूसरे कंटेनर में बी सब्सटेंस है। दोनों कंटेनर का टेम्परेचर टी है, सेम टेम्परेचर है, और इन टेम्परेचर पर दोनों के, ये अभी प्योर फॉर्म में है ए और ये प्योर फॉर्म में बी भी है। अब दोनों कंटेनर उस टी टेम्परेचर पर जब उन्हें हीट करते हैं तो उनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आ रहा है, और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर उनका पी नॉट और पी नॉट है। हम ये मानकर चल रहे हैं लेट पी नॉट, जो पी नॉट है वो आपका क्या है, ग्रेटर है। यानी कि इन दोनों के वेपर प्रेशर को जब कंपेयर किया गया तो इसमें जो पी नॉट है वो उसका अमाउंट ग्रेटर है विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट हमारे लिए हो गया मैक्सिमम और पी नॉट हो गया मिनिमम। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, और इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि बताइए इस सॉल्यूशन के वेपर में किसकी वेपर आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ जो हमने आपको बनाया है उसमें पी नॉट को हमने हायर पोजीशन पे रखा है, पी नॉट को कम। ये शो कर रहा है कि ये आपका मैक्सिमम बैरियर है और ये आपका मिनिमम बैरियर है। इस तरह से ये इसको सेट कराया गया है। अब देख लेते हैं कि नॉर्मल डेविएशन में किस तरह की कंडीशन है। तो कोई भी सॉल्यूशन को हम नॉर्मल डेविएशन तब बोलेंगे जब उसका वेपर प्रेशर कभी भी मैक्सिमम ऑफ प्योर से ज़्यादा ना हो और मिनिमम ऑफ प्योर से कभी भी कम ना हो। द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल डेविएशन ओनली इफ टोटल वेपर प्रेशर शुड नॉट बी एक्सीड्स, यहाँ बी नहीं लगा है, शुड नॉट बी एक्सीड्स द मैक्सिमम ऑफ प्योर एंड इट शुड नॉट बी मिनिमम ऑफ प्योर। मतलब मैक्सिमम प्योर से कहीं ज़्यादा ना हो वेपर प्रेशर और मिनिमम प्योर से कहीं कम ना हो। ऐसी कंडीशन का अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को हम नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में फिल करेंगे। अगर हम प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो वाई एक्सिस है वो हो गई प्रेशर की एक्सिस और एक्स एक्सिस हो जाएगी कंपोजिशन की एक्सिस। इस केस में जो लिक्विड लाइन है वो थोड़ा ऊपर रहेगी
और जो वेपर लाइन है वो ब्लैक पेन से है, और ये आपका नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये अब क्लियर हो गया ग्राफ, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं जहाँ लिक्विड लिखा है, ये लिक्विड की लाइन है और ये उसके वेपर की लाइन है। दोनों लाइनें अलग अलग हैं। जब रियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता था तो ये जो डैश्ड लाइन गई है रेड पेन से, ये देखिए ये जा रही है डैश्ड लाइन, इस लाइन का ज़्यादा यूज था। अब क्योंकि हम रियल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो डेविएशन तो होना ही है, लेकिन उस डेविएशन को हमें ये ध्यान में रखते हुए डेबिट करना है कि किसी भी पॉइंट पर पी नॉट से ज़्यादा ये लिक्विड की लाइन एक्सीड ना करे, और किसी भी पॉइंट पर ये जो वेपर की लाइन है वो पी ए नॉट से नीचे ना जाए। इस कंडीशन को अगर कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है तब जाकर उसे हम नॉर्मल डेविएशन की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं लिक्विड लाइन में और कंपोजिशन एक्सेस पर जाते हैं तो वहाँ से हमें एक्स ए और एक्स बी की डिटेल मिल जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि इस एक्स ए और एक्स बी वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है तो हम मूव करेंगे कि हमें वेपर प्रेशर वाली लाइन मिल जाए। तो हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से हमें वेपर का मोल फ्रैक्शन पता चलेगा, यानी कि वाई ए और वाई बी पता चलेगा। आप 100% यहाँ बोल सकते हैं कि इसके वेपर में वाई बी का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वी ग्रेटर है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वी ग्रेटर है और उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में जो बी का मोल फ्रैक्शन था वो कम था, तो ज़्यादा कैसे हो गया? ये ज़्यादा इसीलिए हो गया क्योंकि हमने सॉल्यूशन जो लिया है उसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो प्योर फॉर्म में ए के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर ऑफ वी इज मोर देन ए। दैट्स वाई YV is more in comparison to YA। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जिस सॉल्यूशन की वोलेटिलिटी या वेपर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो भले ही लिक्विड सॉल्यूशन में XB का अमाउंट कम है, लेकिन उसके वेपर में YB का अमाउंट हमें क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। इस तरह से चीज़ों को समझकर पढ़ना है। अगर हम इसी प्रेशर कंपोजिशन के ग्राफ को बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन में चेंज कर दें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो इजीली 1 ATM के इक्वल अपने प्रेशर को कर लेते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाता है। लेकिन जिनका वेपर प्रेशर कम है उन्हें हम 1 ATM तक पहुंचाने के लिए और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि अब आपकी जो लाइन थी, कर्व थे, वो चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो गया है? आप देखिए, पहले हम लोग जो अपर लाइन थी उसको लिक्विड लाइन बोल रहे थे, लेकिन अब अपर लाइन हो गई वेपर की और जो लोअर लाइन है वो किसका हो गया? लिक्विड का हो गया। इसका मतलब कि इस केस में ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। भाई वेपर प्रेशर किसका था ज़्यादा? वेपर प्रेशर ज़्यादा था बी का। तो बी का जहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वो तो कम टेम्परेचर में ही उसको बॉइलिंग पॉइंट बॉइल करने लगेगा, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और टी का वेपर प्रेशर कम था तो उसको हमें 1 ATM तक पहुंचाने के लिए और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए ए का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई। इसलिए आपकी एक्सेस चेंज हो गई, लिक्विड की एक्सेस नीचे आ गई, वेपर की एक्सेस ऊपर चली गई। अब इस केस में अगर आप देखेंगे, सपोज करिए हमने लिक्विड लाइन या मैं कोई पॉइंट फिर एज्यूम किया जहां हमने पहले एज्यूम किया था, तो वहां पर हमारे मोल फ्रैक्शन कुछ होंगे सॉल्यूशन में XA या XB। अब हम जब उनका वेपर प्रेशर देखेंगे तो फिर से हमें YA और YB मिलेगा, और इन YA और YB में आपको फिर से YB के अमाउंट ज़्यादा है और YA का अमाउंट कम है, ठीक है। इस तरीके से हम जो प्रेशर का कंपोजिशन के साथ रिलेशन है
और बॉइलिंग पॉइंट का कोफिशिएंट रिलेशन है रियल सॉल्यूशन का, वो इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट